वेलकम बैक। अभी हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया उस पर। अब उसके साथ साथ हम ईरान और अमेरिका की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। अब दोनों ममालिक के दरमियान ईरान और अमेरिका के मबैन जो मुआहदा पाकिस्तान कराने की कोशिश कर रहा था, उसमें पाकिस्तान की कोशिशें खासी हद तक बाराबर साबित होती हुई नज़र आ रही हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने रात को एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ सरबराहान मुमलकत का जिक्र किया, जिसमें यूएई के सरबराह, सऊदी अरब के, कतर के, बहरीन के, और उन्होंने इस चीज़ की नवीस सुनाई कि मुआहदा बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और चंद घंटों बाद कोई अच्छी खबर आ सकती है। इस पे हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, दफ़ाई अमूर पर ख़ासी गहरी नज़र रखती हैं, जनाब उज़मा हमीद गुल साहिबा। उज़मा साहिबा, इस वक्त माहदे की क्या सूरत हाल है? ट्रंप ने जो ट्वीट किया है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, क्या उस पर हम यकीन कर लें कि माहदा वाकई करीब आ चुका है और चंद घंटों के अंदर इसकी अनाउंसमेंट हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुआहदा तो सेपरेट चीज होती है। मुआहदा या ट्रीटी या जो भी चीज़ है, ये तो एमओयू है, यानी कि एक मफाहमती यादाश्त है कि जिसके अंदर, क्योंकि जो मुआहदा होना है वो तो इसमें जो बात खबरें निकल रही हैं, क्योंकि जाहिर है सबको पता नहीं है एग्जैक्ट डिटेल्स क्या है। तो ये उन्होंने कहा 30 रोज के अंदर इसका फैसला किया जाएगा कि मुआहदे की क्या शराइत होंगी। तो हाँ। ये मुआहदा नहीं है, मुआहदे से पहले एक एमओयू है। जिस तरह आपको पता है बहुत सारे ऐसे एमओयूज साइन किए जाते हैं जी जी। जो कि बाद में कभी तो इसलिए ये भी एक आर्जी एमओयू हो साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि इसराइल ने इस तरह के बहुत सारे मुआहदे भी किए, सीज फायर, अमेरिका की गारंटीज पे भी सीज फायर किए, मगर देख लीजिए कि लिबनान में भी और गजा में भी उन्होंने कभी भी, मतलब डे वन से सीज फायर की वायलेशंस पे कभी कोई रायत नहीं किया और हमेशा उसी तरीके से वायलेशंस जारी रखी, बल्कि एक एक दिन में उनकी तो बीसियों वायलेशंस होती थी। तो अभी भी अगर आप ये देखें तो इसके अगर शराइत हैं जो ईरान की तरफ से थी, उनमें से अगर ये बांध ली जाए कि लेबनान में जंग बंदी हो जाएगी, तो मुझे तो यकीन नहीं है कि इसराइल इसके ऊपर अमल करेगा। इससे पहले ट्रंप खबर आई थी एक्सियोस के ऊपर कि ट्रंप और इनकी इतनी लड़ाई हुई है, आपस में बातचीत और आपस में लड़ाई झगड़ा बत हुई कि वो उन्होंने कहा कि जी शैतान याहू के तो सर के बाल तक जल गए, यानी कि गुस्से से इतने आग बबूल सही है। ये बेल मंडे चढ़ेगी। मगर बहरहाल हमेशा कोशिश मुसलमान का फर्ज है, और पाकिस्तान ने जिस तरीके से किरदार अदा किया है कि अपनी कोशिश करें कि ये हालात को किसी तरीके से अमन की तरफ लेके जाएं। मगर चूंकि बेसिक बुनियादी जो आपस में तनाज़ात की जो शिकें हैं वो तो वहीं की वहीं, ये बातें वो तय ही नहीं हुई हुई, और ये कहते हैं कि चलो जी तुम भी चुप कर जाओ, चुप भी कर जाओ। तो ये देखिए, बुनियादी जो तकालीफ है वो तो अपनी जगह पे हैं। और इसमें जो $25 बिलियन का कहा है कि वो ईरान को रिलीज किए जाएंगे, वो भी इतना मुख्तलिफ किस्तों में है कि जिस तरह हमें IMF का कर्जा मिलता है कि अच्छा। दे दिए, मगर तोड़ तोड़ के हर 3-4 महीने बाद हमको नाक हमारी रगड़ाई जाती है और तब हमें मिलता है। इसी तरह ईरान को भी वो $25 बिलियन जिसका ये दिखा रहे ठंडी, मेरा तो नहीं ख्याल कि वो इसका कोई रिजल्ट निकलेगा। उसको भी एक आध किस्त शायद दे भी दें, मगर उससे ऊपर नहीं जाने देंगे। तो ये असल में बात को समझने की जरूरत है कि ये बीच में एक वक्फा हमें मिलने लगा है, आर्जी वक्फा दुनिया को, यानी कि मैं हमें जब कहती हूँ तो उसका मतलब है पूरी दुनिया के जी अमन जी। को, और कि जिसमें हम अपने हालात को अगर किसी अच्छे नहज पे मोड़ सके तो मोड़ लें, नहीं तो मुमकिनात में यही है कि जो इन्होंने अमेरिका ने और इसराइल ने मिलकर अपना प्रोग्राम बनाया है, मंसूबा बनाया है, उसकी जो पेशबंदी की है, उसमें ये मुख्तलिफ अप एंड डाउन आएंगे, ऊंच नीच आएंगे, हालात से ये पैंतरे बदलेंगे, मगर बिल आखिर ये जंग मशरक़ वस्ता में ज़रूर होगी और ये किसी सूरत बाज नहीं आएगी। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया इसराइल और अमेरिका के जो साबका उनका रवैया रहा है या किरदार रहा है उसका भी। अभी भी जो इंटरनेशनल मीडिया खबरें दे रहा है कि इसराइल इस एमओयू या इस मुमकिन माहदे से इतना खुश नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अगर एनरिच्ड यूरेनियम जो अमेरिका का एक सबसे बड़ा एक मुतालबा था और दूसरा स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मज़, वो दोनों मुतालबात पूरे नहीं होते तो फिर अमेरिका को हासिल क्या हुआ इसमें से? ये दोनों तरफ आप देखें ना कि अमेरिका के पहले ही खुला हुआ था, उन्होंने बंद करवाया, बल्कि अब एक नई मुसीबत डाली दुनिया को। और दूसरी बात है कि इनरिच्ड यूरेनियम से अमेरिका को क्या, जो लोग आज अगर इनरिच्ड यूरेनियम बना सकते हैं और 90% से ऊपर उसको आज़ूदगी के लेवल को ले जा सकते हैं, तो वही नहीं कि वो अगले 10 साल में, 5 साल में, 5 महीने में वो दोबारा वहां तक पहुंच जाए।
क्योंकि बेसिकली तो एक फॉर्मुलेशन और एक तरीका कार है, एक दफा आपने वो सीख लिया तो फिर आप कैसे रोक सकते हैं। तो यानी कि ये एक बिल्कुल किस्म की डिमांड है और मुतालबा है कि जी आप इनरिच्ड यूरेनियम दे दें। कभी आपने पहले भी आपने रशिया के पास रखवाया, कुछ चीजें आपने ओमान के पास रखवाई, और अब भी आप फिर यही कोई चीजें कर रहे हैं। तो जिसका मतलब है ये खाली एक बात को बिला वजह खींचने की और खामखा तूल देने की कोशिश की गई है। अच्छा। दूसरी बात है कि हाँ। आप नए हुर्मुज वाली बात भी जैसे कह दी, जी जी। मगर जो सबसे बड़ी बात है कि ईरान को इसमें से क्या मिलेगा अगर वो फातेह है। हम्म। अगर उसने तमाम चीजें आपने हुर्मुज भी खोल दिया बगैर किसी पैसे लेने के, तो फिर उन्होंने उनका क्या हाल हुआ कि वो कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आने। तो ये तो वाली बात है कि ईरान ने क्या पाया कि नुकसान कराया, बम्बार्टमेंट कराई, पूरी दुनिया में लड़ाई करवा ली, हर एक से 47 साल सजा भुगती, बिला वजह अपने जरूरियात की कीमत अदा करनी पड़ी। अपना उनका आयतुल्लाह खामेनी को उन्होंने आपने बिला वजह मार दिया, एक 86 साल बुजुर्ग को मारा, और सब कुछ करके तो इसमें ईरान क्या पाएगा। अमेरिका तो जो पाएगा पाएगा, मगर ईरान का तो कोई कसूर नहीं था। तो दोनों तरफ देखा जाए तो इसमें निकलता कुछ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आपने देखा होगा कि वाशिंगटन व्हाइट हाउस पर एक शख्स ने फायरिंग की और उसको सिक्योरिटी फोर्सेज ने उसी वक्त जवाबी फायरिंग में मार दिया। आज से 1 माह पहले भी वहाँ पर इसी तरह की फायरिंग हुई थी और उस शख्स को भी मार दिया गया था और उसकी कोई तहकीकात की नौबत ही नहीं आई, क्योंकि अगर वो ज़िंदा रहता, उसे पूछ-पूछ होती तो पता चलता। तो उस वक़्त ट्रंप के ऊपर सबसे ज़्यादा जो तनकीद हो रही थी वो जंग शुरू करने के हवाले से हो रही थी। अब जो तनकीद हो रही है वो सबसे ज़्यादा इस मुमकिन मुआहदे या एमओयू के हवाले से हो रही है और ये फायरिंग का वाक़या पेश है। उसे आप किस तरह देखती थोड़ा हैं? सा समझाती हूँ कि जो व्हाइट हाउस के अंदर जो बात है ना, वो इससे पहले अगर आप देखें तो ट्रंप साहब के जब इलेक्शंस में वो जो एक बिल्कुल उनके कान के पास से एक गोली चली थी, आपको पता है कि उसकी जब तहकीकात करानी शुरू की गई तो 3 दफा कोशिश की गई और ट्रंप साहब ने उनकी तहकीकात जबरदस्ती बंद करवा दी। अच्छा। यानी कि वो इसकी तहकीक ही नहीं कराना चाहते कि ये किसकी तरफ से गोली चली थी। हाँ। इसी तरह ये बंदों को मार के खत्म कर देते हैं। वो मेरे सेकंड बंदा तो मेरे इल्म के मुताबिक वो मारा नहीं गया, वो टीचर है। और ये इस तरह के मुख्तलिफ लोगों को इस तरीके से गायब कर देते हैं सीन से, क्योंकि उनकी तहकीकात ही रोक देते हैं। तो इसलिए ये तो मुझे अंदाजा है कि ये क्यों किया गया है। असल में आप थोड़ा सा समझ लें कि जो टीवी चैनल्स और नेटवर्क्स जो यहाँ पाकिस्तान या मुख्तलिफ ममालिक में इनके अमेरिकन चैनल्स काम करते हैं, वो बिल्कुल अमेरिका के अंदर बिल्कुल और स्कीम ऑफ थिंग्स पे काम करते हैं। वो सिर्फ अमेरिकन न्यूज, अमेरिकन पब्लिक के इंटरेस्ट की चीजें, मेक्सिको की खबरें और इस किस्म की खबरों के ऊपर काम करते हैं। इसलिए जब वो यहाँ पाकिस्तान, वो अपने मुल्क के लोगों के लिए जिस वक्त ईरान से या उनमें जाहिर है कि ये तो कोई डील है ही नहीं, एक एमओयू साइन हुआ है, तो लोगों की तवज्जो हटाने के लिए फिर इस किस्म के वाकयात कराए जाते हैं ताकि लोग जो हैं इंटरनल बातों में फंस जाएं और वो कहना शुरू हो जाए कि हाँ हाँ ये तो वाकया हो गया, बंदा मारा गया, कौन था वो, अमेरिकन था, उसका फलाना रिश्ता था, फलाना ताल्लुक था। तो तवज्जो हटाने का काम है ये, और कोई बात नहीं है। दुनिया और तरफ जंग लड़ रही है, अमेरिकन कौम जो है अलहदा मामलात में इंटरेस्टेड है। अच्छा। अच्छा, हम इस पे एक ऑप्टिमिस्टिक होकर देखते हैं कि अगर ये मुआहदा तय पा जाता है तो पाकिस्तान की कोशिशें तो वो पूरी दुनिया ने देखी हैं, तो फिर पाकिस्तान को दफाई लिहाज से आप पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का क्या मुकाम देख रही हैं और पाकिस्तान को दफाई लिहाज से क्या फ़वायद हासिल हो सकते हैं? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान का जो किरदार है, जिस तरीके से मुस्बित किरदार पाकिस्तान ने सालसी का अदा किया, जिस तरीके से संजीदगी से मामलात को संभाला, देखा, खित्ते को आपस में जंग लड़ने से रोका। कि देखिए ये हालात जिस तरह थे, सऊदी अरब और ये सारे, ये भी तो ईरान से लड़ सकते थे। तो ये सारी चीजें जिस तरीके से बुटबारी से पाकिस्तान ने देखा है, डील किया है, तो नतीजा इन मुज़ाकरात का भले कुछ भी निकले, एक बात तय है कि पाकिस्तान का कद बहुत बड़ा है और हमारा एक मुस्तकबिल में हमारा एक किरदार उभर कर सामने आया कि हमने मशरक़ वस्ता के अंदर भी और खित्ते के अंदर भी और अपने दीगर ममालिक के साथ भी जो रवाबित हैं उनको एक नए लेवल पे लेके गए हैं। और हमने साबित किया है कि हम खित्ते के तमाम मामलात को और डील करने के लिए और उसके दिफा के लिए भी पूरी जिम्मेदारी उठा सकते हैं। हम इस काबिल हैं, हमारे पास सलाहियत है। बिल्कुल तो ठीक। पाकिस्तान का कद बड़ा है माशाल्लाह। अच्छा। अच्छा, दूसरी एक और डेवलपमेंट, कल आपने देखा होगा कि जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं, सेक्रेटरी ख़ारजा मार्को रूबियो, वो इंडिया के दौरे पर हैं और क्या ये नहीं लगता कि इंडिया के साथ अमेरिका की जो बड़ी आपस में कशीदगी पाई जा रही थी, तो वो दोबारा एक दफ़ा फिर इकट्ठे हो रहे हैं और दोबारा साफबंदी हो रही है उन दोनों ममालिक के मबैन? देखिए, मैं समझती हूँ कि चूंकि वो नेचुरल एलाइज हैं,
अमेरिका, इजराइल और इंडिया जो है वो नेचुरल एलाइज हैं। हमें इस बात को समझना चाहिए कि उनकी आपस में जो अलायंस होगी वो हमेशा एक कुदरती अलायंस है, और पाकिस्तान हमेशा एक आर्जी और सतही ताल्लुकात का मतलब रहेगा। तो इसलिए और बाइडन की हुकूमत में भी यही फैसला हुआ था कि पाकिस्तान की सेकेंडरी पोजीशन होगी, और आपने देखिए इसीलिए पाकिस्तान के वो किसी सीनियर अफसर को या हमारे वजीर खारजा को या वजीर आजम की कॉल तक नहीं अटेंड किया करते थे। हम्म। तो ये इसलिए ये हालात ऐसे बन गए कि ट्रंप साहब ने हमारे हुक्मरानों को और हमारे फील्ड मार्शल को बड़ी अहमियत दी, और या उन्होंने अपने जो कहते हैं कार्ड्स बड़े अच्छे तरीके से खेले। मगर बेसिकली देखा जाए तो ये नेचुरल अलायंस है जो कि सूनर और लेटर वापस हो ही जानी थी, और इसमें जो आपस में रुकावट आई थी या बदमजगी हुई थी, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उसको कर देना था ख़त्म। क्योंकि देखिए वो नेचुरल अलायंस है, हमें हमेशा अपनी ये जो रियलिटी है ना, इसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। अच्छा अच्छा, हमारे वज़ीर आज़म ने चीन का दौरा किया और सी पैक पे इस वक्त कहा जा रहा है कि खासा सुस्त रवि से काम हो रहा है। क्या मुस्तकबिल आप देख रही हैं कि चीन के साथ हमारे रवाबत उसमें एक थोड़ी सी जो हमें सरदमोरी नज़र आ रही थी वो ख़त्म कर पाएंगे, और दोनों अमेरिका और चीन के साथ हम अपने जो हमारे तल्लुकात हैं उनके अंदर एक बैलेंस रख पाएंगे हम? बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि चीन के साथ जो इस वक्त मुआहिदा होने जा रहा है, या चीन में जो मुआहिदा होने जा रहा है, वो ये है किया जा रहा है, और इसका इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर नया बन रहा है, जो कि गवादर से तक रशिया ने को भी हमने खुद प्रपोजल दिया, और उसने हमारे प्रपोजल को हाँ कर दिया, सदर ट्यूटर ने। तो चाइना भी उसी की जो हमारे वजीर आजम गए हैं वो इसी चीज़ के लिए मजीद तफसीलात डिस्कस होने या उसके फॉर्मेलिटीज़ के लिए कंप्लीट करने के लिए गए हैं। तो मैं बहुत सी पैक में पुरुमीद हूँ उसके फ्यूचर में, और रशिया के साथ ताल्लुकात के फ्यूचर में भी, और अमेरिका को भी एक बैलेंसिंग एक्ट के तौर पे पाकिस्तान जिस तरह लेके चल रहा है, वो पाकिस्तान भी एक कमाल की सफारतकारी कर रहा है, और हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि इससे पहले मैं नहीं समझती 78 साल में भी कभी हमने इतना गोल्डन पीरियड देखा हो। सुपर पावर्स के अलावा जितनी खलीजी रियासतें हैं, जितने ममालिक हैं, हमारे यहाँ लेके यूएई के साथ भी कुछ ताल्लुकात में थोड़ी सी दरार आई थी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अब मेंड हो रही है और मामलात बेहतर होते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त सफारतकारी के लेवल पे तो बिल्कुल कहते हैं ना, बहुत ऊंची परवाज लिए भर के बैठा हुआ है। अच्छा, इस वक्त जो इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी। इस वक्त सबसे बड़ा मसला इस जंग का वो स्टेट्स और फॉर्मर्स है। अगर स्टेट्स और फॉर्मर्स उसको खोलने में मज़ीद ताख़ीर की जाती है, जिस तरह के एक MOU आपने फरमाया कि वो साइन होगा, MOU में अगर 60 दिन का टाइम रखा जाता है, उसके अंदर स्टेट्स और फॉर्मर्स नहीं खोली जाती, तो फिर दुनिया का जो इक़्तिसादी नक्शा है इस वक्त जो सूरत हाल है वो क्या नज़र आएगी? देखिए मैं आपको बताऊं कि स्ट्रेट्स और हॉर्मुज का एक ड्रामा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो पहले ही खुली हुई थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। देखिए चाइनीज जहाज जा रहे थे, पाकिस्तानी जहाज आ रहे थे, और इसी तरीके से मुख्तलिफ और ममालिक के भी, क्योंकि वो इतनी चौड़ी है, और तो एक दो या तीन 6 शिपों के साथ किस तरीके से 6 शिप्स के साथ अमेरिका उसको बंद कर सकता था। तो वो सिर्फ यही था कि कुछ के ऊपर नजर रख लेते थे, जिसको दबाना था दबा लेते थे, और कुछ खास नहीं। तो ये एक जिसको कहते हैं कि आपने निगोशिएशंस के लिए एक बात मशहूर की हुई थी अपने अवाम को बताने के लिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमलन बंद होती, अगर मैं आपको इसके एक टिप देती हूँ, तो इस वक्त $200 पर बैरल पे फ्यूल जा चुका होता। वो नहीं गया, तो ये साबित होता है, इसका मतलब है कि चूंकि लोग जो है अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से कंफ्यूज थे, तो रेट $110 तक गया, या 110 से भी थोड़ा ऊपर गया। मगर बेसिकली ये 200 को इसलिए नहीं टच किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कभी भी बंद नहीं हुआ। मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर ईरान ने अपना टोल टैक्स और अपने सर्विस टैक्स मांग लिया है, और मेरा ख्याल है कि इसमें कोई हर्ज भी नहीं है कि अगर वो एक बहुत ज्यादा नहीं मगर एक मुनासिब एक टोल टैक्स लेना चाहें, तो जिस तरह और मुख्तलिफ जगहों पे लोग टोल लेते हैं, तो इसमें भी हर्ज नहीं कि एक मुनासिब चीज का उनके साथ एक मुआहदा कर लिया जाए, ताकि ये झगड़ा ही खत्म हो जाए, क्योंकि ये कभी भी अब बात ईरान के कंट्रोल से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं निकलेगा। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आखिर में आप ज़रूर इस पर कमेंट करें। आज कोयटा के अंदर एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। जाफ़र एक्सप्रेस की एक शटल ट्रेन थी जो कि मुसाफरों को लेकर कैंट से जा रही थी सिटी स्टेशन, उसको टारगेट किया गया और बहुत बड़ा एक जानी नुकसान हुआ है। और हमें बार बार जाफ़र एक्सप्रेस को निशाना बनाया जा रहा है। हमें तो ये कहा जा रहा था कि उसको फुल प्रूफ सिक्योरिटी वहाँ पर कर दी गई है, इसके बावजूद उसको निशाना बनाया गया। इस पर आप कमेंट ज़रूर करें। देखिए पहली बात, फुल प्रूफ हो ही नहीं सकती,
जहाँ एक लोग अपनी जान को कुर्बान करने पे तैयार आ जाएं या कामाकाजी करना चाहें या खुद कुछ हमला करना चाहें, तो उसके आगे कभी भी फूल प्रूफ नहीं हो सकता। एक शख्स अपनी जान देने पे आ जाए तो आप उसके साथ फूल प्रूफ नहीं कर सकते, आप बेहतर सिक्योरिटी कर सकते हैं। मगर ये बात भी देखिए कि जब जब इंडिया के साथ ताल्लुकात अमेरिका के बेहतर हुए हैं या इसराइल के ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, तो आप देख लें कि जिस वक्त पाकिस्तान पर अटैक किया तो उस वक्त जेडी वैंस अमेरिका में इंडिया में मौजूद जी। थे। अब मार्को रूबियो साहब की बात है, यानी जब जब इंडिया ने जो कहते हैं अपने मसल फ्लेक्स किए हैं, वो उस वक्त जब उनके पास कोई अमेरिकन सपोर्ट या इजरायली सपोर्ट है। बहुत तो ये भी शुक्रिया। हमारे लिए बहुत बड़ा इशारा है इसमें। बहुत शुक्रिया मैडम उज़्मा गुल साहिबा हमारे साथ थी। अब वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएँ तो पाकिस्तान की जो दाखिली एक सूरत हाल है और इकॉनमी की सूरत हाल, उसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।